स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की किताबें। और मैंने क्लास 6 की भूगोल की किताब अभी पढ़ाना शुरू किया है। और आज हमारा दूसरा चैप्टर है ग्लोब। ओके, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सौरमंडल में हमारी पृथ्वी जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और उसके 2 पार्ट आए थे। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया कम्प्लीटली, उसको आप देख लीजिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको आगे के जो वीडियोस हैं वो बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। ओके, तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ओके, तो हमारे लेसन का नाम क्या है? अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है सबसे पहले तो यही आप जान लीजिए। ओके, यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, इसको देखने का प्रयास कीजिए पहले। यही है हमारा ग्लोब, एकदम पृथ्वी जैसा है। ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। ओके, वास्तविक मतलब जैसा पृथ्वी वास्तव में है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये छोटा होता है। एक छोटा सा होता है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो पृथ्वी के वास्तविक रूप को हम इस रूप में दिखाते हैं। ओके, तो पहले आप सही से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो नीला नीला है, ये जितना नीला है ये सब समुद्री भाग है, और जो हरा है ये सब लैंड है, यानी स्थल भाग है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 70% कहा जाता है कि जल ही जल है, और 30% में स्थल है। तो वैसे ही दिख भी रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप गौर से देखिए। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो कील है, ये वाली, ये कील एक धसी हुई है, इसको बोलते हैं अक्ष। आपको दिखाया भी गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ऐसे कील आई है, हालांकि वो दिख नहीं रहा है। इसको बोलते हैं अक्ष, और ये काल्पनिक है। अक्ष क्या है? काल्पनिक। तो अब चलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर हम लोग को सही से जानकारी मिल पाएगी। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। ओके, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ओके, तो ये आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि हमारी पृथ्वी कैसे है। ये देखिए, इस टाइप की है। मतलब अगर हम कहें तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ी चिपटी है और यहाँ पर चिपटी है। ओके, उभरी हुई है। एक प्रकार से अगर हम बना करके दिखाएं आपको, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार की है। 1 मिनट, इस प्रकार की, इतना भी नहीं है, लेकिन एक आप बनाए तो अंडाकार है हमारी पृथ्वी। ओके, एकदम गोल नहीं है कहने का मतलब। तो वही कह रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। तो आप लोग देख ही चुके हैं ग्लोब, यही है ग्लोब हमारा। ओके, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, मैंने बताया था आपको। तो ग्लोब की परिभाषा क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, लघु मतलब छोटा, छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहाँ देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ओके, तो कह रहा है कि जो ग्लोब होते हैं
वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ गुब्बारे जैसे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं जिनको दूसरे स्थान पर ले ही नहीं जाया जा सकता, और कुछ छोटे छोटे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो अब ग्लोब पर विभिन्न तरह के जो महाद्वीप है, हमारे विभिन्न महाद्वीप हैं, देश हैं, जो महासागर है, उनको सही आकार में दर्शाया जाता है। मतलब जो जितना बड़ा है उसको उतने ही क्षेत्रफल पर दिखाया जाता है। हालांकि वो मानक तैयार किया जाता है उसके लिए। अभी आगे जब आप मानचित्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर मानक क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। और ग्लोब स्थिर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। ग्लोब हमेशा घूमते रहते हैं। ये देखिए, ये अक्ष मैंने बताया था आपको, ये अक्ष है, इसी के परितः पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमते रहते हैं। जैसे लट्टू अपनी कील पर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार ग्लोब भी घूमता रहता है। आपने देखा होगा किसी के ऑफिस में जाइए या डॉक्टर वगैरह के पास जाइए तो छोटा सा ग्लोब रखते हैं, या कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस में आप देखें तो एक छोटा सा ग्लोब जरूर होता है। तो ग्लोब हमेशा घूमता रहता है, मतलब अपने आप नहीं घूमेगा। अगर आप उसको घुमाएंगे तो स्थिर रहने का प्रयास नहीं करेगा, तुरंत घूम जाएगा। मतलब उसको इस तरह बनाया जाता है कि वो घूम जाए। ओके, क्योंकि वास्तव में हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो इसलिए ग्लोब को भी स्थिर नहीं बनाया गया है। आप उसको चाहें तो घुमा सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। भाई पृथ्वी जैसा मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गोला है, जैसे पृथ्वी लगभग लगभग गोल है, मैंने कहा गोलाकार नहीं है लेकिन लगभग तो गोल है ही। तो अब पृथ्वी पर मान लीजिए हमें किसी स्थान की स्थिति जानना है कि वो कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है? किसी बिंदु की हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की जानकारी और कुछ रेखाओं की जानकारी की आवश्यकता है। ओके, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो सुई है, ये देखिए ये सुई, और यहाँ पर भी है, इसके अंदर से आई है, कुछ इस प्रकार से सुई आई है। ओके, तो इसको एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अक्ष बोलते हैं। वही कह रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में, और झुकी भी है आपने देखा, स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ओके, यानी कि ऊपरी वाला जो बिंदु है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी वाला जो बिंदु है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ओके, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो अक्ष है आप यहाँ पर जो ग्लोब में देख रहे हैं, ये एक बार फिर से मैं ग्लोब दिखा देता हूँ। ये जो आप ग्लोब में देख रहे हैं सुई, इसी को बोलते हैं अक्ष। तो ये ग्लोब में आपको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा, हमने उसकी कल्पना की है, मान लिया। और ये देखिए झुकी हुई अवस्था में भी है, ये देखिए इस तरह है, कुछ झुकी हुई अवस्था में। अगर झुकी नहीं होती तो ऐसे सीधे होती, लेकिन सीधे नहीं, कुछ इस टाइप की है, झुकी हुई अवस्था में है। तो यही अक्ष है। ओके, और ये जो है ऊपर वाला, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ओके, तो इसको भी जान लीजिए। अब देखिए आगे, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के, यहाँ तक हमको पढ़ना है, पहले देख लीजिए।
इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ लेकर जाता हूँ। ये जो वृत्त है, ये डॉट डॉट वाला, ओके, ये वाला डॉट डॉट वाला, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ऊपर नीचे, ओके। तो ऊपर वाला यानी कि जो उत्तर का भाग है वो कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये नीचे वाला जो भाग आता है ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। वास्तव में ये रेखा नहीं है, ओके, ये रेखा नहीं होती है, वृत्त होता है, क्योंकि ये चारों तरफ होता है ऐसे। अब यहाँ तो स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चारों तरफ होता है और ये काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, ओके। हमने माना है इसको, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने ऐसा इसको मान लिया। और ये जो जितनी है, ये जितनी भी रेखाएं हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो और ये जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा अक्षांश रेखा, इसके नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और बीच में आएंगे तो 0 डिग्री आपको मिलेगा, ओके। तो बीच वाली जो है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री या 0 अंश अक्षांश रेखा है, ओके। तो पृथ्वी के एक प्रकार से कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब में स्थित रेखाओं को या वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। देखिए, पश्चिम से पूरब में है, ओके, तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो सबसे बीच में होता है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, ओके। तो इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य मतलब पृथ्वी को मध्य से काट देती है, आधा ऊपर आधा नीचे। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, तो मैंने अभी आपको बताया ही है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, ओके। 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए, ऐसे आप जाएंगे ना तो 90 रेखाएं आपको मिलेंगी ऐसे। ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 90 तक जाएंगे। तो ये उत्तर में है चूंकि, तो इसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। एक से लेकर ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये जो बिंदु टाइप का बना हुआ है, यही 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ओके। तो बिंदु के रूप में है। और नीचे जाएंगे तो आपको दक्षिणी अक्षांश मिलेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 90 तक जाएगा। तो नीचे भी आपको एक बिंदु मिलेगा दक्षिणी ध्रुव, वो 90 अक्षांश रहेगा, 90 डिग्री अक्षांश, ओके। और बीच में आएंगे तो आपका विषुवत रेखा मिलेगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की, देखिए विषुवत वृत्त यानी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ओके, उसके उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये आप समझ चुके, मैंने बता भी दिया। अब आगे कह रहा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अगर विषुवत रेखा के उत्तर में कोई चीज़ है तो हम उसको उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, जैसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हम उत्तर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर में है। और अगर दक्षिण में है तो उसे हम लिखेंगे 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री या 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे लिखेंगे। मतलब उसकी दिशा भी लिखनी पड़ेगी, ओके। तो ये कह रहा है कि समानतः इसे उत्तर दक्षिण अक्षर से
व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेली होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर हैं 20 डिग्री। लेकिन जो चंद्रपुर है वह विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं जो बेलो होरिज़ोंटे है ये विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिणी में स्थित है। ओके, तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जो पहला वाला है जो चंद्रपुर है ये उत्तर में है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और लेकिन जो बेलो होरिज़ोंटे है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो इसलिए दिशा जरूर लिखिए उत्तर में कि दक्षिण में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का क्रम घटता जाता है या अक्षांशों का आकार घटता जाता है, कहेंगे तो ठीक रहेगा। ये देखिए आकार देखिए, ये देखिए बीच वाला सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ऐसे नीचे भी जाएंगे तो वो भी छोटा होता जाएगा। ओके, तो यही बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ओके, 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ओके, ये सब मैंने बता ही दिया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं हैं, 4 और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिसे आप कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तर में स्थित होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिण में स्थित होता है मकर रेखा, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री। ओके, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और फिर यहाँ पर दिया है, ये देखिए 2 रेखाएं और दी हुई हैं। ये विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित उत्तर ध्रुव वृत्त इसको बोलते हैं, या आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त। और दक्षिण में यही जो 66.5 डिग्री जो रेखा स्थित होती है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ओके, ये वाला विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ओके, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो 66.5 डिग्री बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार वही चीज़ आ रही। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। वन मिनट, ये क्या हो गया? अब सही है। हाँ, तो आपने जाना उष्ण कटिबंध क्या, भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, मतलब लंबवत नहीं पड़ता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त
के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब एक और देख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले उष्ण कटिबंध क्या होता है। ओके, तो उष्ण कटिबंध कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखाओं के जो बीच का स्थान है, ये वाला, ये है उष्ण कटिबंध। ओके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार लंबवत जरूर होती हैं, किसी न किसी स्थान पर। किसी दिन इस स्थान पर रहेंगी, कहीं इस स्थान पर, कहीं इस स्थान पर, मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार लंबवत जरूर पड़ती हैं। ओके, तो ये था उष्ण कटिबंध। अब बात करते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तर में कर्क रेखा, यानी ये जो आपका कर्क रेखा है ये वाली, और उत्तरी ध्रुव वृत्त ये 66.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री, ये देखिए 66.5 डिग्री, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। चूँकि उत्तर में है इसलिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार दक्षिण में होता है, ये देखिए मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच जो भी स्थान है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। ओके, तो उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, समझ गए होंगे। अब आते हैं कि शीत कटिबंध क्या है। शीत मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, सूर्य का प्रकाश ना पहुँच पाता हो। ओके, तो ये वाला जो स्थान है ये शीत कटिबंध आता है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव बिंदु, ये देखिए इसके बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। इसी तरह दक्षिण में आइए तो दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, ओके, इसके बीच का जो स्थान होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। तो दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। ओके, तो आपको दिशा जरूर लगाना है, लेकिन ये जो बीच वाला होता है उष्ण कटिबंध, इसमें दिशा नहीं लगाना पड़ता है आपको। ओके, ये वाला जो उष्ण कटिबंध है इसमें नहीं लगाना पड़ता है कि उत्तरी उष्ण कटिबंध, क्योंकि ये बीच का स्थान होता है और ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का स्थान होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पृथ्वी का ताप कटिबंध भी हमने पढ़ा दिया। आगे हम लोग को पढ़ना है देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं आपने समझी कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को या वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें हम देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।